हेलो एवरीवन, ये विजन आईएएस का टेस्ट पेपर 30 है और फुल लेंथ है टेस्ट पेपर 6। इसमें 35 टेस्ट पेपर होते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग NDSOM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने और इसमें देखना है सही ऑप्शन। सही ऑप्शन इसमें कौन सा है? पहला है, यह सरकारी प्रतिभूतियों में प्राथमिक बाजार के लेन देन के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। इसमें जो नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग है, ये एक स्क्रीन आधारित इलेक्ट्रॉनिक अनामिक ऑर्डर मिलान प्रणाली होती है। इसमें जो आरबीआई है, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के द्वितीयक बाजार में, ना कि प्राथमिक बाजार, तो यहाँ पर प्राथमिक बाजार की जगह द्वितीयक बाजार होता तो ये ऑप्शन करेक्ट होता। अब ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्वेश्चन को देखना है उसमें कि क्या सही और क्या गलत है। पॉइंट उसमें पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट, बस थोड़े से पॉइंट के ऊपर स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है, सेबी के तहत पंजीकृत गैर बैंक ब्रोकर प्रत्यक्ष रूप से NDSOM तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं सेबी के तहत। तो दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में सुर्खियों में रहा अमातेरासु कण पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये है यहाँ पर पृथ्वी में प्रवेश करने वाले, बी आंसर इसका सही है, पृथ्वी में प्रवेश करने वाली उच्च ऊर्जा युक्त अंतरिक्ष किरणों से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हुआ है, निम्नलिखित देशों में से किन देशों से होकर विषुवत रेखा होकर गुजरती है? जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री लाइन, वो किन किन देशों से होकर गुजरती है? ये 13 देशों से होकर गुजरती है। अब इसमें अफ्रीका के कौन कौन से देश हैं, एशिया के कौन कौन से देश हैं, नॉर्थ अमेरिका के कौन कौन से देश हैं, साउथ अमेरिका के कौन कौन से देश हैं, और किस कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है, ये भी इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें यहाँ पर इसमें पेरू से होकर नहीं गुजरती है, तो पहला ऑप्शन इसमें जिसमें भी होगा गलत हो गया। पेरू से होकर नहीं गुजरती है। अंगोला से भी होकर नहीं गुजरती है। ये अफ्रीका का एक कंट्री है। केन्या से होकर गुजरती है, केन्या 0 डिग्री पर ही पड़ता है। और सिंगापुर से नहीं गुजरती है। तो तीसरा ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तीसरा ऑप्शन बी में आ रहा है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में है, राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कथन देखना है कौन सा इसमें सही है। पहला ऑप्शन है, यह कोयला आधारित और अन्य ईंधन आधारित खनिजों सहित सभी प्रमुख और गौण खनिज, जो प्रमुख और जो गौण खनिज हैं उससे संबंधित है। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। जो राष्ट्रीय खनिज नीति है, राष्ट्रीय खनिज नीति, इसमें सभी प्रमुख, यहाँ पर बोला हुआ है सभी प्रमुख और गौण खनिजों से संबंधित, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। पहला ऑप्शन इसमें ये भी कट हो गया और ये भी। एलिमिनेशन मेथड से देखे पहला जिसमें भी है उसको हटाकर, तो सी आंसर इसका सही है। अब इसमें यहाँ पर जो राष्ट्रीय खनिज नीति है, इसमें अन्य खनन जोन भी अवधारणा है, जैसे पूर्व सैद्धांतिक और सांविधिक मंजूरी के साथ साथ खनन पट्टे भी स्वीकार इसमें किए जाते हैं। तो सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार करना है और इसमें देखना है ये इस शासक का वर्णन किया गया है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। उसने 4वीं शताब्दी ईस्वी में उत्तर भारत में शासन किया। इतिहासकार A.V. स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा था। अब ये कि भारत का नेपोलियन किसको कहा गया था? ये भारत का नेपोलियन जो कहा था समुद्रगुप्त को कहा गया था। तो इसमें और 4वीं शताब्दी में यही था। उसके दरबारी कवि हरिसेन ने उसके प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति भी लिखी थी। तो प्रयाग प्रशस्ति ये हरिसेन ने लिखी थी। उसकी प्रशंसा में उसे 100 युद्धों का नायक भी बताया गया है। 100 युद्धों का नायक भी बताया गया किसको? समुद्रगुप्त को। तो इसमें जो आंसर है वो बी करेक्ट है। जो A.V. स्मिथ है उसने ही नेपोलियन कहा था भारत का समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रा बाजार के लिखत है? जो मुद्रा बाजार है उसके लिखत है। अब यहाँ पर जो मुद्रा बाजार होता है, ये
इसमें धन का अल्पकालिक लेन देन किया जाता है जो 1 साल से कम हो, जैसे कि 365 दिन है तो 364 दिन भी। और इसकी जो परिपक्वता अवधि होगी 1 रात से लेकर 1 वर्ष तक होती है। और ये एक ऐसे वित्तीय लिखित शामिल होते हैं जिसमें मुद्रा के निकटतम विकल्प होते हैं। पूरा करेंसी नहीं होगी, जैसे कि कोई चेक है उस पर लिख के दे दिया इतने का, तुम वो मुद्रा के निकटतम विकल्प माने जाते हैं। जो जैसे कि यहाँ पर ट्रेजरी बिल भी हो सकता है, और यहाँ पर स्वीकृति जो बैंक पत्र होता है, और जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र, ये शामिल होते हैं। और ये अल्पकालिक लेन देन होते हैं जो मुद्रा बाजार होते हैं। तो इसमें देखना है कौन कौन से हैं। इसमें यहाँ पर ट्रेजरी बिल भी है, पहला ऑप्शन, ठीक है, और जमा प्रमाण पत्र भी है, और वाणिज्यिक बिल भी है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इसमें ये नहीं है, ये पूंजी बाजार में आते हैं, और ये भारत के एक प्रकार की पूंजी बाजार लिखित है जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। तो इसमें यहाँ पर चौथा ऑप्शन नहीं है, 3 ऑप्शन इसमें करेक्ट है, 1 2 3, सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निर्यात बंधु योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें देखना है कौन से ऑप्शन सही है। निर्यात बंधु योजना, अब निर्यात बंधु योजना ये एमएसएमई और जो निर्यात करने वाले हैं उनको सशक्त बनाने के लिए योजना थी, और ये एक मेंटरशिप योजना है, और ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर इसमें पहला ऑप्शन ठीक है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा, और निर्यात प्रोत्साहन के लिए इसको प्रारंभ किया गया था, और मेंटरशिप योजना है, पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा है, यह योजना नए और आकांक्षी निर्यात को विशेष रूप से एमएसएमई से को शुरुआती मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। इसमें दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर ठीक है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 8, हाल ही में सुर्खियों में रहा स्टारगेट पद एक, ये क्या है? ये है संयुक्त राज्य अमेरिका की एआई संबंधी अवसंरचना निर्माण की पहल। इसमें जो थीम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट भी आते हैं, जैसे ये स्टारगेट है, इसके बारे में पूछ लिया ये क्या है, तो इसमें या तो पता होगा या नहीं पता होगा, डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 में भारत में अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है, और इसमें देखना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। गलत ऑप्शन इसमें चूज करने हैं। पहला है, यह उस लाभ पर लगाए जाने वाले एक कर को संदर्भित करता है जो किसी परिसंपत्ति को 60 महीने से कम, यहाँ पर बोला है से कम समय तक धारित करने के बाद उसकी बिक्री से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें गलत है, ये 24 माह है या उससे कम के लिए, ना कि 60 माह से, तो 24 महीने के लिए। दूसरा ऑप्शन है प्रतिभूति लेन देन कर, एसटीटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जो प्रतिभूति कर होता है, एसटीटी होता है, ये एक प्रत्यक्ष कर होता है, ना कि अप्रत्यक्ष कर होता है। तो दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है। तो दोनों ऑप्शन इसमें गलत है, इसमें गलत ही पूछा हुआ है, तो सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 में है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी और भारत में विश्वविद्यालय के अभिशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें सही ऑप्शन देखना है, सही ऑप्शन कौन सा है। इसमें पहला ऑप्शन है, यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुसार राज्य के विश्वविद्यालय में कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की भूमिका सभी राज्यों में एक समान होती है। सभी राज्यों में एक समान नहीं होती, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। जो कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की भूमिका सभी राज्यों में एक समान नहीं होती है, उसकी भूमिका राज्य विश्वविद्यालय जो अधिनियम द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, और जो राज्यपाल की शक्तियां होंगी उसके संबंध में अलग अलग राज्य में अलग अलग उपबंध भी किए गए हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है, क्योंकि यहाँ पर बोला है सभी राज्यों में क्या एक समान है, तो इसी वजह से ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है, इसमें राष्ट्रीय महत्व के मामलों में यूजीसी केंद्र सरकार द्वारा जारी नीति निर्देशों से बंधा होता है। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, ये यूजीसी अधिनियम जो 1956 है उसके अनुसार जो केंद्र सरकार है यूजीसी को निर्देश जारी करती है, और उसमें अगर विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार का निर्णय ही अंतिम होगा। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन बी में आ रहा है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 11 में है जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच IPBES। यहाँ से पहले क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसे के संदर्भ में निम्नलिखित कथन देखने हैं, और इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन देखना है कितने इसमें कथन सही हैं। पहला ऑप्शन है
यह जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र संबंधी सेवाओं के लिए विज्ञान नीति इंटरफेस को सुदृढ़ करने के लिए एक स्वतंत्र गैर सरकारी निकाय है। तो पहला ऑप्शन इसमें यहाँ पर गलत है। ये अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच है और ये एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय भी है। यहाँ पर स्वतंत्र गैर अंतर सरकारी, ये सरकारी नहीं है, अंतर सरकारी निकाय है और ये जैव विविधता का संरक्षण, संधारणीय उपयोग, दीर्घकालिक मानव कल्याण और संधारणीय विकास के लिए यहाँ पर विज्ञान नीति इंटरफेस को सुदृढ़ मतलब कि मजबूत करता है और विभिन्न देशों द्वारा इसको स्थापित भी किया गया है। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है यह संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में कार्य करता है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। इसकी स्थापना हुई थी 2012 में और 94 कंट्रीज सरकारों द्वारा पनामा शहर में की गई थी और ये संयुक्त राष्ट्र का निकाय नहीं है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। तीसरा ऑप्शन है इसके सचिवालय के वर्तमान कर्मचारियों को यूएनईपी द्वारा नियोजित किया जाता है। ये ऑप्शन ठीक है, ये यूएनईपी के द्वारा ही नियोजित किया जाता है। एक ऑप्शन ओनली इसमें करेक्ट है, तो ए आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, निम्नलिखित पर विचार करना है और उपयुक्त में से कितनों को आय विधि का उपयोग करके राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना में किस किस को इसमें शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय की जब हम गणना करते हैं जो जीएनपी होती है राष्ट्रीय आय, इसमें राष्ट्रीय आय का मतलब होता है जो नागरिक होंगे, देश के नागरिक, चाहे वो विदेशों में काम करें, उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। इसमें मजदूरी और लाभ होगा, पहला तो ठीक है, मजदूरी और लाभ है पहला। दूसरा किराया, ये भी ठीक है। यहाँ पर ब्याज भी होगा और यहाँ पर बचत इसमें नहीं है, इसमें बचत नहीं होगी। तो इसमें 3 ऑप्शन करेक्ट है, मजदूरी और लाभ, किराया और ब्याज। इसमें लाभ और कर भी होते हैं शामिल, तो इसमें 3 ऑप्शन ठीक है, सी आंसर करेक्ट है इसका। अब जो आय विधि होती है, जो किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है वो और निश्चित समय अवधि के दौरान, एक निश्चित समय अवधि देखी जाएगी, उसके दौरान जो देश की अर्थव्यवस्था उसके भीतर व्यक्ति, व्यवसाय और सरकार के द्वारा अर्जित कुल आय जो होगी उसका इसमें आकलन किया जाता है जीएनपी में। तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 13, निम्नलिखित पर विचार करना है और इसमें देखना है उपयुक्त मतदाताओं में से किसे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुपस्थित मतदाता माना जाता है। किसे अनुपस्थित मतदाता माना जाता है, जो मतदान नहीं कर सकता। इसमें पहला ऑप्शन है 80 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिक। किसे नहीं माना जाता है अनुपस्थित मतदाता, जो अनुपस्थित है किसे माना जाता है। एक तो यहाँ पर 80 वर्ष से अधिक होंगे और कम से कम उसमें 40% दिव्यांगता वाले दिव्यांग व्यक्ति होने चाहिए और जो अनिवार्य सेवाओं में तैनात व्यक्ति शामिल है वो भी होते हैं। अनिवार्य तैनात ये और 40 वर्ष से अधिक जो दिव्यांग होंगे और यहाँ पर 80% से अधिक। तो यहाँ पर 3 है, 1, 3 और 4, 1, 3, 4 आ रहा है सी में, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, यह ठंडी जलधारा दक्षिण प्रशांत धारा का विस्तार मानी जाती है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ, जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका इधर यहाँ पर दक्षिण अमेरिका है, उसके तट के साथ उत्तर की ओर, ये उत्तर की ओर यह धारा वर्षा रहित चिली तट का कारण बनती है। इस धारा के प्रभाव के कारण इस क्षेत्र में एक मूल्यवान उर्वरक गुआनो के मोटे जमाव के पाए जाते हैं जो इस क्षेत्र की तटीय सैलों और द्वीपों को सफ़ेद कर देता है। इसमें किस धारा का वर्णन किया गया है वो देखना है। इसमें हम्बोल्ट धारा का वर्णन किया गया है, बी आंसर इसमें करेक्ट है। ये हम्बोल्ट धारा को पेरू धारा भी बोला जाता है और इसमें निम्न लवणता पाई जाती है। ये ठंडी धारा होती है, ठंडी जलधारा, इसमें निम्न लवणता पाई जाती है और दक्षिण अमेरिका के जो पश्चिमी तट है उसके साथ उत्तर की ओर को क्या होती है, प्रवाहित होती है, जो हम्बोल्ट धारा है। नेक्स्ट है 15, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के प्रथम नियम का सर्वोत्तम। इसमें तीनों जो नियम है उनके बारे में पता होना चाहिए। इसमें पहला ऑप्शन है किसी पिंड का त्वरण उस पर लगाए गए कुल बल के समानुपाती होता है द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती
समानुपाती होता है। द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती, जैसे यहाँ पर त्वरण है, यहाँ पर किसी पिंड का त्वरण हो गया, और यहाँ पर कुल बल के समानुपाती, जो F होगा ये इसके समानुपाती, और जो M है M के यहाँ पर कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि M उल्टा हो गया। जबकि यहाँ पर जो द्वितीय नियम होता है, ये यहाँ पर पूछा तो इसका प्रथम नियम है, जो द्वितीय नियम होता है वो होता है इसमें F बराबर ma। जो फोर्स होता है वो मास और जो त्वरण होगा एक्सीलरेशन उसके गुणनफल के बराबर होता है। तो इसमें प्रथम नियम का हमें देखना है। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसमें एक पिंड तब तक विराम अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। यही प्रथम नियम होता है। बी आंसर इसका करेक्ट है। और तीसरा जो नियम होता है न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, जिस पर हम जितना बल लगा रहे हैं वो वस्तु भी हमारे ऊपर इतना ही बल लगाती है, वही होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित विशिष्ट विशेषताओं में से कौन सी नदी के पुनर्यौवन, जो पुनर्यौवन है उसके बारे में यहाँ पर देखना है। पुनर्यौवन का मतलब है यहाँ पर कायाकल्प। नदी का विकास के कुछ हिस्से होंगे जो ऊपर उठते हैं, जैसे कि या तो नीचे धंस जाएगी या फिर ऊपर की तरफ, जिसे नदी का पुनर्यौवन अर्थात जो नदी का पुनः युवा द्वारे से युवा होती है उसके लिए बोला गया है यहाँ पर। तो क्यूब सेट यहाँ पर नहीं है, पहला ऑप्शन इसमें गलत है। पहला ऑप्शन इसमें भी है और यहाँ पर इसमें डी में भी है, तो इसमें पहला भी गलत हो गया और ये भी हो गया। अब देखो यहाँ पर 2 और 3 तो बोला ही बोला है, तो 2 और 3 तो होगा ही होगा। अब हमें देख लेना है बस 4 है या नहीं है। गंभीरीभूत विसर्प, जो गंभीरीभूत विसर्प है 4, ये ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। जो गंभीरीभूत विसर्प है ये भी ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये सी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भारत में जनहित याचिका PIL के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखना है कौन से सही ऑप्शन है। इसमें पहला है जनहित याचिका केवल उस पीड़ित पक्ष द्वारा दायर की जा सकती है जिसके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ये उसके द्वारा ही नहीं की जा सकती। जनहित याचिका किसी भी व्यक्ति और संगठन द्वारा लोकहित में जारी की जा सकती है, तो पहला ऑप्शन इसलिए गलत हो गया केवल की वजह से। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को अपने रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जनहित याचिकाओं को सुनवाई का अधिकार है। दूसरा ऑप्शन ठीक है, दूसरा ऑप्शन बी में आ रहा है, बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 18, निम्नलिखित व्यक्तियों में से जिसने 1 अक्टूबर 1904 को प्रशासन में जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए श्री मूलम प्रजा सभा पॉपुलर सभा का गठन किया था, ये किया था त्रावणकोर के महाराजा ने। पहला ऑप्शन इसमें सही है और ये कानून बनाने वाली संस्था नहीं थी, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 19 में है, यह एक प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसके माध्यम से एक घूर्णनशील संवहनीय और विद्युत संचालित द्रव चुंबकीय क्षेत्र को बनाए रखने के लिए कार्य करता है। इस सिद्धांत का उपयोग खगोलीय पिंडों में असामान्य रूप से दीर्घकाल तक बने रहने वाले चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति को समझाने के लिए किया जाता है। यह मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक समीकरणों का उपयोग करके समीक्षा करता है कि द्रव चुंबकीय क्षेत्र को लगातार कैसे पुनः उत्पन्न कर सकता है। इसमें किसका वर्णन किया गया है, इसमें ये डायनामो जो सिद्धांत होता है उसका किया गया है। जो भौतिकी फिजिक्स में डायनामो एक प्रणाली होती है, इसमें कोई भी जैसे खगोलीय पिंड है, पृथ्वी या कोई भी तारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो उसके बारे में बताया हुआ है, तो इसका आंसर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है 20, हाल ही में खाद्य अपशिष्ट सूचकांक FWI 2024 सुर्खियों में देखा गया था। इसे निम्नलिखित संगठनों में से किसी एक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है, UNEP के द्वारा, तो सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 21, वैश्विक अवसंरचना निवेश के लिए भागीदारी PGII पहल को शुरू करने के लिए किया गया था। इसमें यहाँ पर G7 के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूछा जा सकता है, फिर यहाँ पर ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है कि इनमें कौन सा है। तो PGII जो वैश्विक अवसंरचना निवेश है उसमें भागीदारी, ये जो पहल है वो G7 के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है 22,
22 है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। लोकसभा के विपरीत राज्यसभा में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इसमें पहला ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन इसमें हमें देखना है। लोकसभा के विपरीत, लोकसभा में तो सभी राज्यों और केंद्र शासित का प्रतिनिधित्व होगा, लेकिन राज्यसभा में नहीं होता है। और दूसरा ऑप्शन है, लोकसभा के विपरीत राज्यसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। ये ऑप्शन भी ठीक है, क्योंकि राज्यसभा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा ऑप्शन भी ठीक है, पहला भी इसमें सही है। सही ऑप्शन इसमें देखना है। अब यहाँ पर पहला और दूसरा, जिसमें पहला और दूसरा आता है वो तो होगा ही होगा। इसमें ये भी कट हो गया और ये भी कट हो गया, इसमें 1 और 2। तीसरा ऑप्शन है, लोकसभा की भांति राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी उसके सदस्यों में से ही चुना जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, इसमें जो पीठासीन अधिकारी है, तो इसमें ए आंसर ही करेक्ट है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है पीठासीन अधिकारी, उसका जब चुनाव होती है लोकसभा, उसी में से चुन लिया जाता है जो भी अध्यक्ष होगा। और राज्यसभा में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों में से नहीं किया जाता, राज्यसभा के सदस्य उसके चुनाव में भी भाग लेते हैं। तो इसमें जो आंसर है ये ए ही इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 23। भारत में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें यहाँ पर देखना है सही ऑप्शन कौन से हैं। भारत में जीआई टैग वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक जीआई अधिनियम 1999 के तहत प्रदान किया जाता है। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ये इसमें अधिनियम आ जाता है यहाँ पर लिखा हुआ। और भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण, और सबसे ज़्यादा जो जीआई टैग हो गए हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। पंजीकरण 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है। ये 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध नहीं होता है। दूसरा इसमें इनकरेक्ट है, 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है। पहला ऑप्शन इसमें सही है, ए आंसर है। नेक्स्ट है 24। स्थानीय रूप से अखुई पुइना के नाम से जाना जाने वाला यह प्रसिद्ध प्रवासी पक्षी उत्तरी चीन, पूर्वी मंगोलिया और सुदूर पूर्वी रूस के प्रजनन स्थलों से दक्षिण अफ्रीका में अपने शीतकालीन निवास स्थल की दक्षिण की ओर प्रवास करते हुए मुख्य रूप से मणिपुर, नागालैंड में प्रवास करता है। भारत से होकर एक ओर की यात्रा लगभग कितनी है यहाँ पर 20,000 किलोमीटर लंबी है। और ये पक्षी वर्ष में 2 बार ऐसा करते हैं। नागालैंड में स्थित 2 यांग जलाशय संभवतः विश्व में कहीं भी दर्ज किए गए इस पक्षी के सबसे बड़े समूह की मेजबानी करता है। इसमें किस पक्षी का यहाँ पर वर्णन किया गया है ये बताना है। ये आमोर फाल्कन का किया गया है। एक तरफ से 22,000 एक वर्ष में 22,000 किलोमीटर की दूरी ये तय करता है। और नागालैंड के जो दोयांग जलाशय वहाँ पर ये प्रवास भी करता है। तो डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 25। वैदिक युग के संदर्भ में भगदुग है और तक्षण और संघहित्री पर संदर्भित करते हैं। ये क्या है? ये है राजकीय अधिकारियों की श्रेणियों को, जो राजकीय अधिकारी है उनकी श्रेणियों को। तो बी आंसर इसमें करेक्ट है।